नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। कैसी होगी शिवसेना, ये एक सवाल है और ये काफ़ी पुराना सवाल है। 3 माह होने को आ रहा है सरकार के गठन को, लेकिन 1 माह बाद बमुश्किल तमाम 5 मंत्रियों ने शपथ ली। उसके बाद अटकलों का बाजार गर्म था और मंत्री मंडल विस्तार को लेकर कवायदें लगातार लंबे समय से हाईकमान से चर्चा और इसको सारी चीज़ों को लेकर बातचीत होती रही है और इस बातचीत के बीच नतीजे नहीं निकले। अंततः मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात दिल्ली में हाईकमान से हो गई। उनके साथ मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी दिल्ली में हैं और सिंधिया से मुलाकात हुई, हाईकमान के अन्य लोगों से मुलाकात हुई और अब ये तकरीबन तय है कि मंगलवार को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लेकिन अभी भी इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। कहा यह जाता है कि देवसोनी एकादशी के कारण अगर अभी गठन नहीं तो फिर लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ेगा। इस मंत्रिमंडल में वो 22 विधायकों में से भी कई पूर्व विधायकों को प्रतिनिधित्व मिलेगा जो अब पूर्व विधायक है, जिसमें से 2 मंत्री बन भी चुके हैं। उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो विश्वसनीय लोग हैं उन्हें भी स्थान मिलेगा। उनमें कई प्रमुख वही नाम हैं जो पहले भी मंत्री रह चुके हैं। तो चलिए, यही हमारा आज का विशेष, कैसी होगी शिवसेना। इस विषय पर हम चर्चा करें उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में मंगलवार को हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। मंत्रिमंडल में किए जा सकते हैं 25 मंत्री शामिल। सिंधिया समर्थकों की संख्या हो सकती है 10। बीजेपी कोटे के 15 विधायकों को मिल सकता है मौका। लंबे मंथन के बाद 30 जून को मध्य प्रदेश में शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। दिल्ली में सीएम शिवराज सिंह की हाईकमान से चर्चा के बाद इसे फाइनल माना जा रहा है। तो इस बात पर मोहर इस बात से भी लग जाती है, राज्यपाल लालजी टंडन की खराब सेहत को देखते हुए राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। माना जा रहा है शपथ ग्रहण समारोह में 25 नेता और विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, जिनमें सिंधिया समर्थक 10 नेता शामिल हो सकते हैं, तो वहीं भाजपा कोटे के 15 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। खबरें ये भी है कि पिछली सरकारों में मंत्री रहे कुछ वरिष्ठ नेताओं को इस बार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाएगा। किनको जगह मिल सकती है, आइए नजर डालते हैं। पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, रामपाल सिंह, यशोधरा राजे सिंधिया, राजेंद्र शुक्ला, गौरीशंकर बिसेन, गिरीश गौतम या केदार शुक्ल को विंध्य क्षेत्र से कैबिनेट में जगह मिल सकती है, तो ये भी दावेदार हैं। संजय पाठक, अरविंद भदौरिया, रामेश्वर शर्मा, विश्वास सारंग को भी कैबिनेट में जगह मिलने की उम्मीद है। इंदौर से उषा ठाकुर या रमेश मेंदोला को जगह मिल सकती है। लल्लू राम वैश्य, नीना वर्मा, राम खिलावन पटेल, प्रेम सिंह पटेल, सुरेंद्र पटेल और पूर्व मंत्री हरिशंकर खटीक भी दावेदारों की सूची में शामिल हैं। सिंधिया के जो 10 लोग शामिल हो सकते हैं उनमें नाम शामिल हैं इमरती देवी, प्रद्युम्न सिंह तोमर, महेंद्र सिंह सिसोदिया और प्रभुराम चौधरी का नाम लगभग तय है। राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, रणवीर सिंह जाटव, बिसाहूलाल सिंह, ऐंदल सिंह कंसाना और हरदीप सिंह डंग भी दावेदार हैं। विधानसभा में सदस्यों की संख्या के हिसाब से राज्य में अधिकतम 35 मंत्री हो सकते हैं, जिनमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। इस तरह मुख्यमंत्री अधिकतम 29 और लोगों को मंत्री बना सकते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में ज्योतिरादित्य सिंधिया की राय को तवज्जो और उनके समर्थकों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिए जाने की पूरी संभावना है। खास बात यह है कि प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में क्षेत्र और जातिवाद को भी प्राथमिकता दी जा सकती है। अब देखना होगा शिवराज मंत्रिमंडल में किसको जगह मिलती है। न्यूज वर्ल्ड डेस्क।
तो आपने देखा कई नाम है हमने बताए, कुछ और नाम भी हैं जिस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन काफ़ी लंबी कवायद, काफ़ी मंथन, इन सब के साथ अब अंततः उम्मीद है कि मंत्रिमंडल का गठन, विस्तार हो ही जाएगा। तो चलिए इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता धैर्यवर्धन शर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता फिरोज़ सिद्दीकी और वरिष्ठ पत्रकार प्रदेश टुडे के संपादक देवेश कल्याणी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देवेश जी, आपसे ही शुरू करता हूं। क्या लग रहा है मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर? क्या सोचते हैं आप और क्या लगता है कि अब इंतज़ार पूरा हो गया है? फिरोज आपसे मेरा ये सवाल नहीं है। फिरोज, ये सवाल मेरा आपसे नहीं है, मेरा सवाल देवेश कल्याणी से है। जी देवेश जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? अभी आना शुरू हुई है, एक बार आपको सवाल दोहराना पड़ेगा। जी, क्या लगता है आपको, ये इंतजार पूरा हो गया है मंत्रिमंडल विस्तार का? किस किस तरह से लोग शामिल किए जा सकते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जा सकता है, क्या सोचते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि ये मुकम्मल विस्तार नहीं होगा। विस्तार तो होगा लेकिन इसमें गुंजाइश बना के रखी जाएगी, क्योंकि जिस तरह से उपचुनाव सिर पर है तो अभी राजी नाराजी का भी ध्यान रखा जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि ये पूरी तरह से फुल एंड फाइनल मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। इसमें कोई गुंजाइश बचा के रखनी पड़ेगी। हेलो जी जी, सुन रहा हूं मैं आपको। हाँ, और एक और चीज है कि इसमें कौन कितने बड़े वोटर क्लास को डोमिनेट करता है, जी, सबसे बड़ा आधार होगा, चाहे वो जाति हो चाहे क्षेत्र हो। जी, दो चीजों का ध्यान रखा जाएगा। और उसके बाद अभी इसमें एक चीज और का ध्यान रखना है कि कहीं स्थानीय कार्यकर्ता या पूर्व कार्यकर्ता कोई नाराज ना हो, या नए और पुराने भाजपाइयों का कहीं कोई तालमेल बिगड़ने से या दोनों के बीच में ईर्ष्या भाव आने से कहानी बिगड़ ना जाए, इसका ध्यान रखा जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि ये मुकम्मल नहीं होगा, इसमें कोई ना कोई गुंजाइश रखी जाएगी ताकि जो भी लोग राजी नाराजी जिनकी भी रहे उन्हें बाद में भी मनाया जा सके। बिल्कुल। चलिए मैं आपके पास लौटूंगा। क्या धैर्यवर्धन, आप जिन्होंने धैर्य रखा है इतने दिन तक, वो पूरा हो जाएगा? इंतहा हो गई है इंतज़ार की, इस तरह की अब आवाज़ें भी सुनाई देने लगी हैं। तो अब क्या लगता है, मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है? धैर्यवर्धन शर्मा, आपसे मेरा सवाल था। जी, गठन मुख्यमंत्री के दिमाग में होता है। अच्छी सरकार चलाने के लिए सक्षम, समर्थ और सुरक्षित सरकार बनाए रखने के लिए किन किन चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल करना है, किन को सरकार का हिस्सा बनाना है, ये वैधानिक तौर पर मुख्यमंत्री जी को तय करना होता है। और मुझे लग रहा है मुख्यमंत्री जी को पर्याप्त समय भी मिल गया है, उन सब विषयों पर उनका विचार विमर्श भी हो गया है। बहुत जल्द संभावना लग रही है। आपकी आवाज़ बहुत ठीक से नहीं आ रही है, उस कुछ तकनीकी खामियां, हम उसे सुधारते हैं जल्दी से। तब तक हम फिरोज़ से सवाल करते हैं और कोशिश करेंगे कि आपकी जो तकनीकी खामी है आपके तरफ से, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। फिरोज़, कैसे देखते हैं आप इन सारी चीज़ों को? देखिए रिजवान जी, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है मध्य प्रदेश की राजनीति का और मध्य प्रदेश की जनता का कि एक अच्छे तरीके से विकास के राह पर अग्रसर एक सरकार थी कमलनाथ जी की, जिसको सौदेबाजी करके खरीद फरोख्त करके गिरा दिया गया। अब जब वो गिर गई और जिन लोगों ने सरकार बनाई है, अब वो सरकार चलाने में सक्षम नहीं है। आज 100 दिन हो गए पूरे और इस प्रदेश के पास मंत्रिमंडल नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्य मध्य प्रदेश की जनता का
जिस तरीके से विकास प्रभावित हो रहा है मंत्रिमंडल नहीं होने की वजह से, कमरे भर भर के फाइलों के ढेर लग गए हैं, लेकिन उन फाइलों की तरफ कोई तवज्जो नहीं है क्योंकि उस विभाग का मंत्री नहीं है। तमाम योजनाएं रुकी पड़ी हैं, प्रदेश का बजट नहीं, बजट जो है जिस तरीके से वित्त मंत्री होता और बजट बनाया जाता और उस बजट को अभी 20 तारीख के सेशन में रखा जाता, वो वित्त मंत्री भी नहीं है। अभी सुन रहे थे कि ये तो मात्र एक कवायद कर रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार की, जैसे बच्चों को टॉफी दे देते हैं, बच्चे रोते हैं, तो ऐसे असंतुष्ट जब हल्ला करते हैं तो ये एक है ना मीडिया मैनेजमेंट के माध्यम से या अपने माध्यम से चलने लगता है कि मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट, शिवराज पहुंचे राज्यपाल के पास, और तो और ये बस ये और शिवराज जा सकते हैं कल दिल्ली, परसों जा सकते हैं दिल्ली। अभी एक साहब पहुंचे दिल्ली, पीछे से दूसरे साहब भी दिल्ली पहुंच गए। एक साहब दिल्ली से आ रहे थे, सिंधिया जी, उन्होंने अपना जो दौरा था वो रद्द कर दिया, यानी कल अब मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो रहा। तारीख पर तारीख चल रही है, 48 घंटे वहां दिल्ली में हो चुके हैं मंथन करते हुए, अभी तक किसी नतीजे पे पहुंचे नहीं है। मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और शिवराज जी तुरंत इस्तीफा दे दे, वो बेहतर है, क्योंकि सरकार चलाना अब इनके बस की बात नहीं, इनके बूते की बात नहीं है। ये मंत्रिमंडल नहीं बना सकते। आप कल सुबह तक भी देख लीजिएगा, मंत्रिमंडल नहीं बना। अभी सिंधिया जी के यहाँ से मैसेज आ चुका है कि उनका दौरा जो है भोपाल का 2 दिवसीय दौरा रद्द हो गया है। तो इसका मतलब है कि अब जो है मंत्रिमंडल कल नहीं बन रहा, परसों नहीं बन रहा, अब नई तारीख आएगी, फिर नई तारीख आएगी, और ये जो जितनी कवायतें हैं इनको विस्तार नहीं करना है। अभी तो शायद ये भी चर्चाओं का बाजार गर्म है कि नया मुख्यमंत्री प्रदेश को मिल सकता है, कोई नए मुख्यमंत्री प्रदेश में आ सकते हैं, ये भी एक चर्चाओं का बाजार गर्म है। मुझे नहीं पता ये पुष्ट है अपुष्ट है, क्या खबर है, धैर्यवर्धन जी बताएंगे। धैर्यवर्धन क्या कहेंगे आप? हाँ, बहुत सारे शिगुफे छोड़ दिए हैं फिरोज भाई ने, और मुझे लग रहा है कि डिबेट में पता नहीं क्या क्या कलाबाजी आज इन्होंने कर ली है, इनको पूरा मौका मिल गया। इन्होंने मुख्यमंत्री भी बदल दिया और पता नहीं कितने मंत्रियों के कितने पेच डाल दिए इन्होंने। देखिए, मैंने विनम्रता पूर्वक कहा था कि मंत्रिमंडल मंगल को बने या बुध को बने, पर तय मानिए कि मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के लिए मंगलकारी होगी ये सरकार। वो नए मंत्री भी मंगल कामनाओं के साथ अपने काम का शुभारंभ करेंगे और जनता की सेवा में खुद को झोंक देंगे। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के साथ जब वो काम करेंगे तो मुझे लग रहा है कि वो रहीम साहब का दोहा हमेशा से उनके जहन में रहेगा कि दीन सबई को लखत है, दीन ही लखे न कोई, और जो रहीम दीन ही लखे सो दीन बंधु सम होए। नरेंद्र मोदी जी इसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं, शिवराज जी का भी उसी अंत्योदय के भाव को सर्वोपरि मानकर काम करने का तरीका है। तो हमारे बाकी के मंत्री भी सभी इसी पैटर्न पर काम करेंगे और मध्य प्रदेश के लोगों के हित के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, लोगों के जीवन को सुखमय और सरल बनाने के लिए स्वयं को झोंक देंगे। और जहां तक मंत्रिमंडल गठन का मामला है, शिवराज जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, वैधानिक तौर पर उनका यह विशेष अधिकार है कि वो चयन करें कि सरकार को सुरक्षित रखने के लिए, सरकार को सक्षम बनाए रखने के लिए, सरकार को सेवा के लिए सार्थक बनाए रखने के लिए किन किन चेहरों का चयन करना है, कौन वर्तमान स्थिति में उपयोगी है, उन सबका ध्यान उनके ऑलरेडी जो वरिष्ठ किसी भी विषय पर चिंतन मनन होता है, विषय पर संभवतः जो कि मेल लेकर के सारे लोग मैं आपके पास एक बार फिर आऊँगा। देवेश कल्याणी समझ लेते हैं। देवेश जी, आपने सुना दोनों को, एक कह रहे हैं कि मंगल हो या बुध, लेकिन अब तो होगा ही, और ढेर सारी अटकलें लगा रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता फिरोज़, ऐसा कह रहे हैं धैर्यवर्धन शर्मा। और वहीं फिरोज़ कह रहे हैं कि लंबे समय से टल रहा है, अब फिर टलेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो प्रोग्राम है वो स्थगित हो गया है, वो दौरा उनका स्थगित हो गया, वो मंगलवार को आने वाले थे, अब फिर मंत्रिमंडल में एक मत नहीं हो पाए हैं।
और नहीं हो पाएगा मंत्रिमंडल का विस्तार। आप कैसा सोचते हैं इन दोनों की बातें सुनने के बाद? उनकी कल बैठेगा ये तो कल ही पता चलेगा। राजनीति बड़ा अनिश्चितताओं का मामला होता है और अभी रात बाकी है कि जो तयशुदा प्रोग्राम है उसके पहले बहुत कयास लगाने की जरूरत नहीं है। राजनीति में तो घंटों में खेल होता है, यहाँ हमने सरकार पलटते भी देखी है। तो मंत्रिमंडल बनने में क्या हो सकता है, क्या समीकरण बनते हैं, मुझे लगता है कि इसमें जब तक समय बीत ना जाए या सूचना राजभवन की और ये तमाम सारी औपचारिकता हो ना जाए। सुना है कि स्टेट गैराज ने 26 गाड़ियां तैयार करा ली हैं, तो तैयारी तो पूरी है, पर फिर भी जब तक कुछ हो ना जाए तब तक कुछ कहना थोड़ा सा टफ रहेगा। बाकी आप कैसे देखते हैं, जिस तरह से ये अनुमान दोनों अपने अपने अंदाज से, सबके अपने अपने तर्क हैं, आप कैसा देखते हैं? मंत्रिमंडल विस्तार कितना चुनौतीपूर्ण है? आने वाले समय में इसका क्या असर पड़ सकता है? किस तरह का होगा? आने वाले वक्त में चुनाव भी है। इन सारी चीज़ों में आप कैसे देखते हैं, इसको कितना चुनौतीपूर्ण देखते हैं? असल में कोई और समय होता तो शायद सहजता से मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता था, लेकिन इन चुनाव के वक्त अगर कोई नाराज हो गया या कोई बात बिगड़ गई तब उसका डैमेज कंट्रोल के लिए टाइम नहीं बचेगा किसी के भी पास। और मुझे लगता है कि यही एक ऐसा विषय है जो बार बार इस मामले को आगे पीछे करता है और वो स्थिति अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे सरकार के या विपक्ष के दावे आ रहे हैं, मैं तो इसको बड़े तटस्थ भाव से देख रहा हूँ, क्योंकि बाहर से हूँ और ये दोनों पार्टियों के प्रवक्ता हैं, तो तयशुदा बात है कि दोनों अपने अपने दावे करेंगी। लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि राजनीति में अंतिम क्षणों तक सारी चीजों की गुंजाइश बनी होती है, तो इनकी गुंजाइशें भी देखें कि क्या करते हैं। कि जो आपकी नाकामियां रही हैं, जिन कारणों से आपकी सरकार गिर गई, आप अपनी सरकार नहीं संभाल पाए, आपके अपने लोग आपको छोड़कर चले गए, बहुत ढेर सारे इल्ज़ाम भी लगा गए, अब वो आपके ख़िलाफ़ हैं। फिरोज, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से आपके अपने लोग आपको छोड़कर चले गए, आप अपनी सरकार नहीं संभाल पाए और अब वही लोग आपके खिलाफ होंगे, कल तक आपके साथ थे, और ये सारी तरह की चीज़ें हैं, तो क्या लगता है बीजेपी ने उससे कोई सबक ले लिया, इसलिए वो सारे कदम फूंक कर रख रही है और वो किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं रहने देना चाहती, और आप यही कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हो, तो कहीं ना कहीं जो इनके अंदर असंतोष की संभावना है उसका आप कुछ फ़ायदा उठा सकें? देखिए, सवाल ये है कि ऐसा है, एक अकेला मध्य प्रदेश में ही नहीं हुआ, जहां भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है उन राज्यों में ये स्थिति पैदा होती है। अभी मणिपुर में गिरी है इनकी सरकार, कर्नाटक से और हरियाणा से भी बहुत अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। मध्य प्रदेश एक नया है और इनके यहाँ जो लड़ाई चल रही है इसकी कि मुख्यमंत्री की लड़ाई भी चल रही है मंत्रिमंडल के साथ में, ये भी मैं आपको बता देता हूं। और हमारे संभालने का सवाल नहीं है, अगर ये लोगों को प्रलोभन नहीं देते, अपने घर में अपने लोगों को कहना था कि हम 5 साल विपक्ष में हैं और विपक्ष में रहेंगे, जनता ने हमें जनादेश दिया है। अब ये 22 सीटों पे अपने संगठन को पीछे करके जो कांग्रेस से आए लोग हैं उनको आगे ला रहे हैं, तो ये इनके ये कॉम्बिनेशन मध्य प्रदेश में नहीं चलेगा। जनता समझदार है, जनता जानती है, और ये जो है, ये जो सरकार है, ये सरकार संभालने की स्थिति में नहीं है, ये बात तय हो गई है। अब ये जैसे तैसे करके आगे पीछे करके मंत्रिमंडल बना ले, हमें नहीं लगता, क्योंकि अभी कुछ दिन बाद देवस हो जाएंगे, उसके बाद ये कहेंगे कि अब तो देवस हो गए इसलिए अब मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो सकता। उसके बाद चुनाव आयोग एक दिन घोषणा कर देगा कि आचार संहिता की, उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी। बस ये ऐसे करके ये टाइम पास चल रहा है।
मुझे नहीं लगता कि ये मंत्रिमंडल बनने वाला है। अगर मंत्रिमंडल बन रहा होता तो उसके अलग से सारे पहलू जो है वो सामने आ गए होते, सबको बिठा के बात कर ली होती। या फिर विंध्य की स्थिति ये है कि एक पूर्व मंत्री को मंत्री ना बने तो 5 विधायक खड़े हैं कि हम इस्तीफा दे देंगे, और 5 विधायक उनके समर्थक खड़े हैं कि अगर इनको नहीं बनाया तो हम इस्तीफा दे देंगे। तो ये ऐसा यही नहीं है, मालवा में भी यही स्थिति चल रही है इनकी, महाकौशल में भी है, ग्वालियर चंबल में तो बड़े बड़े नेता आपस में टकरा रहे हैं। इसलिए मंत्रिमंडल इनका बने, हम तो शुभकामनाएं देते हैं कि ये मंत्रिमंडल जल्दी से जल्दी मेरा बनाए। सवाल भी तो यही था कि आप संभावनाओं का, इनके अंदर असंतोष की जो संभावना है उससे कोई फायदा उठाने की फिराक में, यही तो सवाल था मेरा आपसे। अगर कांग्रेस अपनी तरफ से फायदा उठाना चाहती और इनकी तरह हम अगर खरीद फरोख्त करना चाहते तो ये सरकार इतने दिन भी नहीं चलती। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि हम 24 विधानसभाओं में जाएंगे, जनता से जनादेश मांगेंगे और जनादेश मांगकर वापस पुनः सरकार बनाएंगे और जनता हमें आशीर्वाद देगी। ये भारतीय जनता पार्टी के काम है, ये भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो। हम तो सिर्फ जनता की चिंता कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल नहीं बनने से जनता को, जो जनता के विकास कार्य जो है वो प्रभावित हो रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी विकास कार्य पटरी पर आ सके। 100 दिन हो चुके हैं, लॉकडाउन से पहले ही जनता परेशान है, मजदूरों की समस्या, श्रम मंत्री नहीं है, आप शिक्षण सत्र चालू हो गया, तीनों, ना तकनीकी ना उच्च न शालाय शिक्षा, तीनों शिक्षा मंत्री नहीं है। तो ये कैसे सरकार चलेगी भाई, ये कैसे काम चलेगा? आप ग्रामीण, ये आपको सरकार चलाना है तो सब मंत्रिमंडल होना चाहिए, ज्यादा हाथ रहेंगे जल्दी काम होगा। अभी तो ठप पड़ा हुआ है सब काम, आप मंत्रालय में पता लगा लीजिए। और एक चीज और है, मंत्रालय में चर्चाएं चलती है कि एक शैडो मुख्यमंत्री, बोले साहब वो जो दूसरे वाले साहब है वही उत्तम है, ये वाले साहब से काम नहीं चलता, उत्तम वाले साहब से काम चलता है। अब ये चर्चा है, मुझे नहीं पता, लेकिन कर्मचारी जो बोलते हैं वो सत्य बोलते हैं। क्या कहेंगे धैर्यवर्धन? उत्तम और उसमें तो सर्वोत्तम में तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आप क्या कहेंगे कि काम प्रभावित हो रहा है जिस तरह से ये कह रहे हैं, और दूसरा ये कह रहे हैं कि ये तो कभी भी गिरा सकते थे सरकार, आप भी पीछे यही कहते थे, ये कभी भी सरकार गिरा सकते थे, लेकिन अब ये जनता के बीच में जाएंगे, नए सिरे से जनादेश लेंगे। पीछे ये जो जनादेश था वो उसको ठीक ढंग से संभाल नहीं पाए, संवार भी नहीं पाए, और अब ये नए सिरे से फिर जनता के बीच में जाएंगे, तरह तरह की बातें कहेंगे, ख़रीद फरोख्त की बात करेंगे, बहुत सी बातें करेंगे। और सिंधिया का दौरा तो स्थगित हो ही गया है, तो क्या लगता है आपको, दौरा स्थगित हो गया है तो क्या विस्तार भी अभी किसी और मंथन से गुजरने वाला है कि में ही आएंगे विस्तार पर पूरी तरह से मंथन हो जाएगा उसके बाद? धैर्यवर्धन, खुराफात है दिमाग में हमारे मित्रों के, और इनकी स्थिति वैसी हो रही है जैसे किसी गांव में एक चालाक बुढ़िया होती है, वो पड़ोसन की बहू पे नजर रखती है, वो मायके जाती तो भी आपत्ति है, ससुराल जाती है तो भी आपत्ति है, वो मंदिर चली जाए पति के साथ तो भी उन्हें आपत्ति है, और कारण खोजती कि वहां क्यों गई, वहां जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए था। अरे भैया, दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी के बीच की रार जो ठनी है ना, उसको जरा ठीक करो पहले, तब हमारे घर की ओर झांको। आपके यहाँ तो बहुत लफड़ा चल रहा, बहुत तगड़ा, और ये सारे मध्य प्रदेश को मालूम है कि दिग्विजय सिंह जी अपनी चलाना चाहते, उसी का दुष्परिणाम हुआ कि सिंधिया जी को कांग्रेस छोड़नी पड़ी। और कमलनाथ जी ये कह रहे हैं कि कोई कांग्रेस का सिरमौर मैं हूं, कांग्रेस को मैं अपने ढंग से चलाऊंगा मध्य प्रदेश में, इसीलिए आज तक उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बनाया किसी और को, खुद ही बने बैठे हैं प्रदेश अध्यक्ष। इतनी लालसा भी ठीक नहीं है, दोनों को समझाओ, अपने संगठन को ठीक करो। जी पूरी बात सुन लीजिए, आपके जो बात कीजिए, आप अगर मत बोलिए, आप अपने घर में जाके सुन तो लीजिए फिरोज जी। अलवी उसी बुढ़िया की तरह है जो अपना घर नहीं पड़ोसन के घर में देखती, तो आप अपना घर तो देखिए पहले, आप मंत्रिमंडल बनाइए। आप कितने दिन, 100 दिन हो गए अब आपको सरकार में आए हुए, अब तो कम से कम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का नाम, यदि आप दोनों जगह महिलाओं का जिक्र करेंगे, आप भी करेंगे, आपकी बुढ़िया आप करेंगे, तो देखिए महिलाओं का अपमान हो जाएगा। इसलिए कि आजकल सियासत आप लोग इसी तरह से करते हैं, किसी भी बात पर आप लोग महिला और अस्मिता का प्रश्न बनाने लगते हैं, इसलिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि मेरी चर्चा को बख्श दीजिए, उससे धैर्यवर्धन अपनी बात पूरी कर लीजिए।
कि 100 दिन में मंडल नहीं बना, मंत्रालय में एक शिलालेख लगवा के जाएंगे आप, मानेंगे नहीं है। फिरोज, चलिए आखिरी में आपको एक बार और मौका दे दूंगा, लेकिन उसको अपनी बात तो पूरी कर लेने दीजिए। फिरोज जी को चिंता होती है सिंधिया जी के साथ जो लोग कांग्रेस छोड़ करके आए हैं। देखो भैया, हम तो विचारों से, अगर गलत विचार है तो विचार वो तो उनके ही थे ना, पुराने साथी है, लंबे समय तक काम कर आप लोगों की रहे। तो खराब संगत छोड़ करके हमारे यहाँ आ गए। अब सब मामला ठीक होगा, जनता से पुनः आशीर्वाद मांगेंगे, उनका शोधन हो जाएगा और जनता की कृपा से अब वो नए विचारों के साथ, नई प्रवृत्ति के साथ भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के अनुरूप काम करेंगे और एक ताकतवर सरकार अपनी इनिंग पूरा करेगी, अपने पूरे ओवर खेलेगी और अपनी पारी को अग्रिम चुनाव तक, जो मुख्य चुनाव आएगा उस अवधि तक पूरा करेगी। आप निश्चिंत रहिए, कोई भ्रम पालने की जरूरत नहीं है। बिल्ली के भाग्य से कोई छींका नहीं टूटेगा, ध्यान रखना फिरोज भाई। जल्दी से कहिएगा, बहुत संक्षिप्त में कहिएगा। जो धैर्यवर्धन कह रहे थे उसी पर कुछ कहना हो तो कहिए, अब वक्त नहीं बचा है। कहूंगा कि जो मारुति में इनका मंत्रिमंडल बैठा है, इसको एक बड़ी बस में आ जाना चाहिए। अब 100 दिन हो गए हैं, वरना तो एक शिलालेख लगवाना पड़ेगा खुदवा के। मध्य प्रदेश की सियासत में बस का बड़ा दौर देखा हमने, विधायक बस से इधर से उधर और एयर बस से इधर से उधर। बाकी ये इनके घर का मामला है भैया। डिलीवरी में टाइम लगता है, चलिए जल्दबाजी में अबॉर्शन हो जाता है। कौन सी डिलीवरी कराने वाले हैं आप लोग, कौन सी डिलीवरी कराने वाले हैं? लेकिन आज आप लोगों के सब्जेक्ट में महिला बहुत है, डिलीवरी से लेकर हर तरह हर चीजों में महिला आ रही। देवेश जी, देवेश कल्याणी, आपको आवाज आ रही है मेरी? अंतिम प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगा, दोनों की बातें सुन ली आपने सारी तरह की। देखिए सब चीजें बहुत नीचे की तरफ जा रही है, जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं ये जो डिलीवरी की बात कर रहे हैं, इसके पहले अभी देश जो है वो सियासत का खिलौना हो गया है और स्थिति इतनी सामान्य नहीं है जितनी बाहर से दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये प्रदेश के लिए और उसके विकास के लिए ठीक स्थिति है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस सवाल यही है कि आखिर शिव की सेना जनता के सामने आने वाली है और जनता के बहुत ढेर सारे काम हैं, बहुत सी उम्मीदें हैं और उन उम्मीदों पर इस सरकार को खरा उतरना है। कोरोना काल में बहुत से काम अभी भी बाकी हैं और एक कवायद लंबे समय से जो जारी थी, उम्मीद यही है कि अब वो पूरी हो गई है और जल्द ही सामने आने वाला है वो मंत्रिमंडल। सब उम्मीद लगाए बैठे हैं, कोई चाहता है कि मुझे मौका मिले, इसे ना मिले, कोई चाहता है मुझे मिले ना मिले, इसे भी ना मिले। तो ऐसी बहुत ढेर सारी चीज़ें, और कम से कम वो जो 22 लोग जिन्होंने अपना पूरा राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा दिया है, जनता के बीच में उनको लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं हैं, उनमें से भी एक बड़ा वर्ग उम्मीद लगाए बैठा है और उनके जो नेता हैं सिंधिया, उन्हें भी कुछ मिलेगा, ये भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। वो आने वाले थे लेकिन अचानक वो ठहर गए हैं। चलिए देखते हैं किस तरह से आने वाले वक्त में ये जिस पर सबकी निगाह है वो स्पष्ट होता है और क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि मंत्रिमंडल अब गठित हो जाएगा, ये सभी मान चुके हैं। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।